बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ जारी है। तबाही पे तबाही हो रही है। अब तक क्या तबाही मचाई है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर। कुछ दोस्त ममालिक ने सालसी की पेशकश की है। वज़ीर ख़ारजा ने राब्ते किए हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ, और फिर GHQ में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, ब्रीफिंग हुई है। वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ क्या मामला होगा और अगला हमारा जो टारगेट है वो क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने जनाब ये कह दिया है कि जनाब पाकिस्तान ठीक कर रहा है जो कर रहा है। एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान की जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी तायद कर दी है। और फिर पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई ऑपरेशन कर रही है, वो एक ऑपरेशन कितनी देर में मुकम्मल हो रहा है। एक ऑपरेशन तो ऐसा भी है जो 6 मिनट में मुकम्मल हुआ है, 6 या 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगा। और कोई ऑपरेशन जो है वो आधा घंटा से ज़्यादा तक जारी नहीं रहा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, उसकी तस्दीक नासा ने भी कर दी है। सैटेलाइट के ज़रिए तस्वीरें सामने आई हैं, उससे भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक हो रही है कि जो हम दावे कर रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले तो ये देखें ना, हमारे DGSPR ने कल 4-5 बजे शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि जनाब कितने जो ये फितनतुल खारिज के लोग हैं, ये जहन्नम वासे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब 274 तालिबान जो हैं वो मारे गए हैं और 400 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं और उनमें शदीद ज़ख्मी भी हैं। और फिर 74 से ज़ायद पोस्टें जो हैं हमने उनकी चौकियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह की हैं। 18 चौकियों पे हमारा कब्ज़ा हो गया हुआ है। 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो हमने तबाह की हैं। 15 सेक्टर्स पे 53 मकामात पर उनकी तरफ से फायरिंग की गई और इन हमलों को पसपा किया गया, ये वो कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद रात 12 बजे के करीब जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने ये बताया है एक ट्वीट के ज़रिए कि जो मारे जाने वाले लोग हैं उनकी तादाद जो है वो 257 से तजावज़ कर गई हुई है। वो 257 कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये 300 से भी तजावज़ कर गई हुई है अब तक। और 450 लोग हैं वो ज़ख्मी हो गए। 89 चेक पोस्टें जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं। 18 पे कब्ज़ा है हमारा। 135 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह जो हैं, उनके व्हीकल्स वगैरह हैं, वो तबाह किए हैं। और वो कह रहे हैं जनाब 29 मकामात पे हमने एयर अटैक्स किए हैं और निशाने बड़े पक्के लगे हैं, ये वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा अंगूर अड्डे पे जो हमने तबाही मचाई है, उसकी एक अलग दास्तान है। तो वो हमने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। कब्ज़ा हो गया हमारा, दोबारा कब्ज़ा हो गया हुआ है। पहले वो एक दौर था, हमने गिफ्ट कर दी थी इनको खैर-सगाली के तौर पे, लेकिन ये इस काबिल हैं ही नहीं कि जनाब इनके साथ कोई नेकी की जाए। अब उनके जनाब वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा अजीबो-गरीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। तो हमारे जो ख़वाजा आसिफ़ हैं उन्होंने जवाब दिया कि भाई इतनी देर हमने आप लोगों की मेहमानदारी की, आपको यहाँ रखा, आप भी यहाँ पे ही थे, पाकिस्तान के अंदर ही थे, तो अब वो आपने क्या सिला दिया उसका? बहरहाल वो उसके अलावा इन्होंने जो उनके नूर वली महसूद और गुल बहादुर वगैरह है, उन्होंने कहा है जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो उनके आलाकार हैं, जनाब पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करें, तेज़ करें, तो वो भी तेज़ करके देख लें। अगर वो कार्रवाइयाँ करेंगे ना तो आपके ऊपर ये मैं बता दूँ आपको कि नूर वली महसूद और गुल बहादुर वगैरह जो वहाँ कमांडर-शमांडर छुपे हुए हैं ना, और जो BLA के लोग वहाँ छुपे हुए हैं, उनको नहीं छोड़ना। ये जो मैंने कहा ना कि जनाब हमारे दोस्त ममालिक सालसी की पेशकश कर रहे हैं और मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान ने वो पेशकश कबूल नहीं की। तो आगे जाके उसकी तफ़सीलात भी बताऊँगा। फिर जहाँ अफ़गान महाजिरीन के कैंप हैं, तो वहाँ से जनाब इन्होंने जो फितनतुल खारिज के टेररिस्ट्स हैं, उन्होंने जनाब कोशिश की है, वो ड्रोन्स नहीं होते स्मॉल ड्रोन्स, तो वो बहरहाल उन्होंने क्या तबाही करनी थी, वो तो अभी उड़े हैं तो वो गिरा लिए गए। तो वो जनाब उन्होंने एबटाबाद, सवाबी और नौशेरा में उन्होंने ये कार्रवाई करने की कोशिश की उनके ज़रिए। तो वो लोग जो पकड़े भी जा रहे हैं, वो कहाँ से उड़े थे ये भी पता चल गया है। और दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ किया कि सैटेलाइट के ज़रिए BBC की एक रिपोर्ट है, ये नासा ने कुछ तस्वीर जो हैं वो सैटेलाइट के ज़रिए जिन्होंने हासिल की हैं वो जारी की हैं। और ये तस्वीर जो हैं ये जनाब काबुल के 2 मकामात से मुतल्लिक है और कंधार और गर्देज के ये मकामात हैं। ये तस्वीरें उन वीडियोज़ और तस्वीर की तईद कर रही हैं जो DGSPR ने दिखाई हैं कि जनाब वहाँ पे ये तबाही की है, वहाँ पे हमने ऐसे अटैक किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं।
अच्छा, एक तरफ तो ये मामला चल रहा है और दूसरी तरफ जो पीटीआई वाले हैं और जो कुछ चपड़ कनातिये हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें हमेशा से ये भौंकने की आदत है, वो फौज का नाम लेके, जर्नैलों का नाम लेके, तो असल में तो पाकिस्तान के ऊपर भौंक रहे होते हैं ना। कोई ये कह रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान जो है इसने एक कमजोर सा हदफ ढूंढा हुआ है, जब ये फौज जो है इसकी मकबूलियत कम होती है तो जनाब ये उसमें चढ़ाई कर देते हैं। और भाई इंडिया के साथ जो हुआ था, वो इंडिया कमजोर है और ये कमजोर हैं। ये आए दिन जो दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं और जो उनको पकड़ते नहीं, पाकिस्तान की मदद नहीं करते, बल्कि उनकी आशीर्वाद के साथ ये हो रहा है अफगान रजीम के साथ, मदद के साथ ही कर रहे होते हैं। तो वो जैसे, और फिर ये एक जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, वो जनाब जो है पीटीआई ऑफिशियल्स के हम आपको दो ट्वीट दिखा रहे हैं। एक तो जनाब वो मुराद सईद वाली बात वो दिखा रहे हैं कि जोर है वो जो बसात बिछाई गई है सिर्फ बैरूनी अकाउंट से की जाने वाली कमिटमेंट के मुताबिक फर्द वाहद की ताकत को दवाम बख्शने के लिए, देने के लिए जनाब ये किया जा रहा है। गजा हो जाए अफगानिस्तान, ये ना कल पाकिस्तान की लड़ाई थी ना आज, ये मुराद सईद साहब का बयान है ये। और दूसरा वो जो जब ये पाकिस्तान अक्टूबर में हमले किए थे उस वक्त इमरान खान ने जो बयान दिया था, वही बयान जनाब दोबारा उन्होंने दोहराया है पीटीआई ऑफिशियल ने, अकाउंट ने, कि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, महाजरीन तीन तीन नस्लों से जहाँ मुकीम है, जमीन तंग कर दी गई है, महाजरीन को धक्के देकर बेदखल करना अफसोसनाक है। आसम मुनीर एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि एक और भी हैं, कि एक और भी लीडरान हैं जो मजम्मत नहीं कर रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा, जो सुहेल अफरीदी और जो खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हैं, उन्होंने जो मजम्मत की है और उन्होंने कहा पूरी कौम मुत्तहिद है, अगर हमला होता है पाकिस्तान के ऊपर तो दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तैयार है। अगर कि उन्होंने ये गोलमोल बातें भी की हैं, लेकिन उन्होंने ये मजम्मत की है उन्होंने। तो अब पीटीए वालों ने उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। जाकर देखें उनके जो एक्स अकाउंट्स हैं, उनके नीचे जो जो ये पोस्टें हैं, इनके नीचे देखें उन्होंने क्या बकवास किया हुआ है इन लोगों ने। इनकी बारी भी आनी है, बेफिक्र रहें आप। और दूसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप वाली और दोस्त ममालिक वाली, तो ये पहली खबर तो ये है, चलो खबर आगे जाके बताते हैं। चीन, रूस, कतर और ईरान ने पाकिस्तान के साथ ये राब्ता किया, बल्कि तुर्किया ने भी राब्ता किया। तुर्किया के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने जनाब सऊदी अरब के साथ बात की है, सऊदी अरब के वजीर खारजा के साथ, अफगानिस्तान के वजीर खारजा के साथ बात की है, कतर के वजीर खारजा के साथ बात की है और अफगानिस्तान के वजीर खारजा के साथ बात की है कि जनाब इसका कोई हल चल निकालें। अब ये जो तालिबान रजीम है ये कतर वालों के पीछे पड़े हुए हैं कि जनाब कोई मामला जो है जनाब ये जंगबंदी करवाएं, ये करें वो करें। तो पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये राब्ते शाब्ते किए उन्होंने, तो हमने कुछ शराइत रखी हैं। वो शराइत क्या हैं? एक तो यही है कि जनाब यार सीधी जी गल आ कि सप नूं जख्मी करके छड़ नहीं देगा, जितनी देर तक उसका सर ना कुचल दिया जाए, चैन से नहीं बैठना चाहिए। और फिर इन्होंने हमारे दोहा के साथ, जो दोहा में इनके साथ जो मुज़ाकरात हुए थे, वह ये भी हुआ था, जंगबंदी जब हुई थी कि जो खिलाफ वर्जी करेगा वो हरजाना जुर्माना वगैरह भी इसको डाला जाएगा। बाद में फिर इस्तांबुल में जाके जो मुकरमा कर गए, तो भाई जो हमारा खर्चा हुआ ये भी खर्चा भी हमने लेना है। और वहां दहशतगर्दी के तमाम कैंप और क्यादत जो है वो हमने खत्म करनी है, या फिर अफगान रजीम उन्हें गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर दे जो हमारे मुल्ज़िम है। यही हमारा मुतालबा है। और जो अगर मुज़ाकरात होते जो जंगबंदी, तो मामला वहां से शुरू होगा। जो हमने अपनी शराइत रखी थी, पहले वो शराइत मंजूर करेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ये मैं बता दूं, वो कहते पूछ लें उनसे। और दूसरा ये जो हमारे आसम मुनीर साहब हैं, ये बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। हमारा जो वफद गया है, वज़ीर आज़म साहब गए हैं वहाँ, JHQ का दौरा किया है। ये एक तरह से हुकूमत की तरफ से शाबाशी भी होती है कि वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो वहाँ उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। और फिर ये मैं बताऊं कि ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि अभी तो हम कुछ खा ही नहीं रहे, अफगानिस्तान के अंदर जो हमारे पास पत्ते हैं वो तो अभी हम खेल ही नहीं रहे। इन्होंने भुलेखा है गाजे कि पता नहीं जनाब घरदियां दे जम्मे दे दंद नहीं गिने दे, सानू पता हैगा तुसी की शय हो। ये यार, ये जो तुम्हारी कमीन गाहें हैं, जहां पनाहें लेते हैं जाके, जहां पहाड़ों में छुपते हैं, वो किसने बना के दी हुई है आपको? किसने आपको सिखाया हुआ है? ये हमसे ज्यादा आपको कौन जानता है?
آپ ISI کے تربیت یافتہ ہیں, پاکستانی فورسز کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا جناب کہ جو استاد ہوتا ہے وہ سب کچھ سکھا دیتا ہے, ایک داؤ نہیں سکھاتا اپنے شاگرد کو. تو جو مرضی کر لیں, گوریلا وار کے لیے تھے آپ, اور وہ جو اسلحہ لے کے جناب آپ پھر رہے ہیں کہ امریکی اسلحہ ہمارے پاس ہے 10 ارب کا جناب, اس میں یہ گن ہے وہ گن ہے. وہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا, جو امریکہ اسلحہ لے کے آیا تھا نا, وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ لڑائی والا اسلحہ نہیں ہے, وہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اسلحہ ہے. وہ پاکستان کے خلاف آپ استعمال کر کے دیکھ لیے نا, اس کی جو رینج ہے وہی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ناکافی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارے 70 ہیلی کاپٹر ہیں, گن شپ, یہ وہ لے کے آئے نا ان کو میدان میں. وہ 70 جو چھوڑ کے گئے تھے, وہ ان میں سے آدھے سے زیادہ تو وہ لے گئے تھے تاجکستان, ادھر ادھر پائلٹ اڑا کے چھوڑ کے چلے گئے تھے آپ کو. ان کے پاس نا 21 جو ان کے پاس وہ گن شپ ہیلی کاپٹر وغیرہ ہیں, لیکن ان کو اڑا نہیں سکتے. 21 میں سے بھی 4 جو ہیں انہوں نے ٹریننگ لیتے ہوئے گرا کے تباہ کر دی. 17 کے قریب ہے, وہ لے کے آئیں گے تو فوراً نشانہ بن جائیں گے. وہ تو آپ اگر زمینی حملہ کرتے تھے ان کے اوپر, تو وہ آپ جیسے لوگوں کے خاتمے کے لیے لے کے آئے ہوئے تھے وہ والے ہتھیار جو ہیں. بہرحال استعمال کریں اگر کرنا ہے. اور دوسرا جو میں نے کہا نا, عاصم منیر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے نگران وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں. تو چند ایک ملاقاتیں میری ہوئی ہیں ان کے ساتھ, تو وہ مجھے نہیں لگتا ایسا بندہ ہو کہ جناب کوئی جھوٹی کہانی گھڑتا ہو. جو بلوچستان کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور جو خیبر پختونخوا اور افغانستان کے حوالے سے جو ان کے خیالات ہیں وہ برملا اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. تو وہ جناب انہوں نے ان کی زبانی بھی سنا ہوا, بارہ لے کر تقریب میں بھی انہوں نے یہ بات بتائی کہ جناب یہ پاکستان اور بھارت کے جنگ کا ماحول جنگ تھی جب شروع تھی, تو وہ کہتے 6 مئی کو ایک عرب ملک کے ہیڈ نے فون کیا عاصم منیر صاحب کو. یہ میں اصحاب کی بات بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ان کے جہاز گرا لیے, 5-6 جو گرانے تھے تو ٹھیک ہو گیا, تو اب جب ایسا کرنا اب آپ جواب نہ دیں. ہم نے کہا تھا نا کہ جناب ہم نے پھر بیان المرصوص اور مارکا حق 2 کام شروع کیے تھے نا, تو جناب ہم نے جواب دینا ہے. تو اس نے جواب نہ دیں, وہ دیکھو اتنی بڑی معیشت ہے تو آپ کو اتنی بڑی تباہی ہو جائے گی, آپ کی معیشت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. تو وہ عاصم منیر نے ان کو پتہ کیا جواب دیا تھا؟ اب وہ والا ملک جو ہے نا وہ رابطہ نہیں کر رہا پاکستان کے ساتھ, قطر اور ترکی وغیرہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ اگر ہماری معیشت جو ہے نا یہ تباہ ہوگی نا, تو میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا مدد مانگنے کے لیے. ایک تو یہ, اور دوسری بات جو انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں تو انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب آپ جواب نہ دیں تو بس ٹھیک ہے جو ہو گیا. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو جواب دینا ہے, 2 ٹوک انہوں نے کہا. تو وہ شاید تھوڑا سا مائنڈ کر گئے, ان کا ٹھیک ہے جناب پھر جو تو جواب دے لوں گے نا سن 10 دینا. پھر اسے جواب بھی دیتا تے 10 بھی دیتا, تھوڑا سامنے ہے نا. تو پھر اس کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ فین ہو گئے ہوں گے. اب ان کی بدقسمتی دیکھیں, بدقسمتی کہنے کی کرتوت ہے یہ افغانستان والے جو ہیں ان کے, کہ کوئی ایک ملک بھی پاکستان کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی ایک ملک بھی ان کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہا. یہ بات سارے مانتے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردوں کی ماجگاہ ہے یہ جو افغانستان ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے, اچھا یہ تاجکستان والے ان سے تنگ ہیں, وہاں انہوں نے کوئی لڑائی چھیڑنے کی کوشش کی. روس میں انہوں نے پچھلے دنوں خودکش حملہ کروایا. یہ تو سارے تنگ ہیں ان کے ساتھ. روس بھی اندر کھاتے اوپر سے کہہ رہا ہے کہ دوست ممالک ہیں, دونوں ہمارے دوست ممالک ہیں, تو جناب نہ کریں, لیکن اندر کھاتے تو میں بھی خوش ہوں. جیسے کوئی عرب ملک ہو سکتا ہے اندر کھاتے افغانیوں کو کہہ رہا ہو ڈٹے رہو, کوئی گل نہیں. تو انہوں نے پتہ سے کتنی دیر ڈٹ سکتے ہیں. اچھا بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جناب صحافیوں نے پوچھا جناب پاکستان اور آپ نے تو 8 جنگیں بند وہ کروائی ہیں, ختم کروائی ہیں, تو پاکستان اور افغانستان پھر جناب شروع ہو گئے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان جو ہے نا یہ افغانستان کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہا ہے, شاندار اچھا کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں مداخلت تو کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں. وہ کہتے ہیں لاؤن دیا پھینٹا افغانیاں نو. وہ کہتے ہیں نا پاکستان کے ایک عظیم وزیر اعظم ہے اور ایک عظیم جنرل ہے, اور پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی میں عزت کرتا ہوں, ریئلی دل سے عزت کرتا ہوں. تو یہ انہوں نے کہا ہے. تو اس سے اس بات کی تائید ہو جاتی ہے جناب جو پاکستان کر رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور دنیا خوش ہے.
इसके ऊपर। और दूसरा, ये आपने फुटेजेस वगैरह देखी होंगी कि जनाब ये शलवारें छोड़ के भागे हैं। और दूसरी एक जो फुटेज है वो दिल को छू लेने वाली फुटेज है। तो उससे अंदाजा होता है कि जनाब जो हम असल कलमा गो तो हम हैं, उन्होंने सिर्फ झंडे के ऊपर लिखा हुआ है। अब एक चौकी पे हमने कब्जा किया, तो वहां जब इनका झंडा उतारा गया वहां, तो ज़ाहिर उस पे कलमा तैयबा लिखा हुआ था, तो उसको बड़े एहतराम के साथ उतारा है। फिर हमने अपना जो झंडा है उसके ऊपर जो है वो लहराया है। दूसरा, जीएचक्यू में ब्रीफिंग वाली जो बात मैंने की है ना, तो ये पिछली मरतबा जब भारत के साथ हमारा मामला हुआ तो हमने एक वार रूम बनाया था, तो वो ज़ाहिर वहां से सारा कुछ कंट्रोल हो रहा था। तो इस मरतबा उस तरह का वार रूम नहीं है, उस दर्जे का। जीएचक्यू में बैठ के जो मामलात हैं ये अब चलाए जा रहे हैं। डायरेक्शन आती हैं, डायरेक्शन जाती हैं, अमल होता है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन जब हो जाती है उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो अल्लाह खैर, यानी कि टेंशन ही कोई नहीं। अब ये देखें जो वजीर आजम और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, इनकी तस्वीर देखें, इनके चेहरे पे इत्मीनान नजर आ रहा है ना, बल्कि फील्ड मार्शल के चेहरे पे तो मुस्कुराहट भी है। तो सर टेंशन ही कोई नहीं, अहदाफ मुकम्मल करने तो बाद जंग रुकनी आ, अहदाफ की ने उदन में दस देता। ये दहशतगर्दां दे ठिकाने ते दहशतगर्दां दी क्यादत, इस तो अगे भी जा सकता, अगर बाद नहीं ना आंदे है, इस तो अगे भी मामला जा सकता। वो जो मुल्ला उमर का जो कंपाउंड है, जहां वो ठहरे हुए थे, जहां रहायश पजीर होते थे, तो उस पर हमला किया हमने। और उससे 800 मीटर की दूरी पे जो हिब्दुल्ला है, सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर, उनका घर है। तो मतलब ये कि उसको भी निशाना बनाया जा सकता था। वहां असले का डिपो इन्होंने बनाया हुआ था, वहां पे असले से, बारूद से भरा हुआ था वो। और फिर जो हमले हमने किए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जनाब ये जो हमने एयर अटैक्स किए हैं ना, वो कहाँ कहाँ किए और क्या। एक तो जनाब इनके आयल डिपो वगैरह, ये वो सारे जो तोपे शोपे, वो तो मैंने बता दी ना कितनी आयल डिपो, और जो इनके असले के डिपो थे वो, और फिर इनका नंगरहार में ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर, और फिर जो इनकी बटालियन है मुख्तलिफ, वो उनके नाम भी दिए हुए हैं हमारी हुकूमत जो सरकार की तरफ से जो खबरें आती हैं कि जनाब कौन सी बटालियन कहाँ पे वो तबाह की। अच्छा, अब ये जो है ना, जो इनकी मैं क़यादत की बात कर रहा हूँ, ये सारे छुपे हुए हैं, अब ये अंडरग्राउंड चले गए होंगे। और इनका जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का, वो डिस्टर्ब कर दिया हुआ, बल्कि एक तरह से आप ये कह लें कि जनाब उस तरह की कम्युनिकेशन इनके दरमियान हो नहीं पा रही। ये किसी जगह इकट्ठे होके कोई प्लानिंग करने की पोजीशन में भी नहीं है। और जो मैंने कहा ना जनाब, जो अफगानिस्तान के अंदर हमारे पास पत्ते हैं, वो पत्ते एक हद तक तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनको भी हमने उस तरीके से मुतहरक नहीं किया। बाकी वो छोटे छोटे जिनके मुखालफिन के ग्रुप हैं तालिबान के, वो भी मैदान में आगे हुए हैं। वो पाकिस्तानी हमलों की जो है वो तईद कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। और ये हुकूमत जो है, ज़ाहिर है कि कब्जा ग्रुप ही है ना वहाँ पे, तो इनको हटाने की बातें की जा रही हैं। तो ये जो पाकिस्तान ने हमले शमले किए हैं ना, तो पाकिस्तान ने जनाब जो एयर अटैक्स किए हैं ना, उनमें कंदूज पे और काबल पे, कंधार पे, पख्तिया, पख्तिका, जलालाबाद को छोड़ दिया मेरे ख्याल इस दफ़ा, नंगरहार, लघमान वगैरह। अब ये जो पाकिस्तान का एयर अटैक है वो कितनी देर में, एक एयर अटैक पेशावर से हमारे तैयारे जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और पहले वाले मेरे ख्याल उठते हैं, तो वो जनाब नंगरहार के ऊपर जो हम बमबारी की है ना, बमबारी की है मेरे ख्याल 2 दफ़ा की है, तो वो जनाब 100 से 150 किलोमीटर दूर है, और 1900 से 2000 किलोमीटर फी घंटा उनकी रफ्तार है। तो ये 3 से 4 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं, यानी कि जो 6-7 मिनट में ये ऑपरेशन मुकम्मल करके जो तैयारा है, ये नंगरहार का ऑपरेशन जो है मुकम्मल करके ये पेशावर वापस आ जाता है। और दूसरा काबुल जो है, काबुल में जनाब 10 से 15 मिनट लगते हैं जाने में, और आने में ये पता चला कि 27 मिनट के अंदर काबुल वाले जो ऑपरेशन है ना, वो 27 मिनट में ये मुकम्मल किए गए हैं। और जो कंधार वाला ऑपरेशन है वो भी तकरीबन इतना ही टाइम लगा, वो दूर है थोड़ा सा, वहां 15 से 17 मिनट लगते, वो 31-32 मिनट में वो ऑपरेशन जो है मुकम्मल किया। जो पख्तिया और पख्तिका वाले ऑपरेशन है वो 10 से 12 मिनट, 14 मिनट, इससे ज्यादा वो कहते हैं टाइम नहीं लगा। लेकिन अगर जलालाबाद जाना वो तो 2-3 मिनट का काम है।
जलालाबाद 50-60 किलोमीटर दूर है, वो तो जनाब 2-3 मिनट में 2 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे फजा में बुलंद होने के बाद, और 1-1.5 मिनट वहां और वापस, यानी 5 मिनट का काम है। तो इनके पास ये सलाहियत है ही नहीं हमारी एयरफोर्स को रोकने की। और फिर बाकी जो टेक्नोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हमने मोटा मोटा काम तो कर लिया है, अब बरीक काम शुरू होना है। बरीक काम में वही कि दहशत गर्दों के तमाम ठिकाने तबाह और दहशत गर्दों की क्यादत जो है वो सफा सिमटानी है हमने। फिर उसके बाद देखेंगे जनाब तालिबान के साथ कैसे बात करनी है, करनी भी है नहीं करनी। फिर रिजीम चेंज की बातें हो रही हैं, और रिजीम चेंज, मैं तो काफी अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि रिजीम चेंज की प्लानिंग कहीं हो चुकी हुई है। अक्टूबर में ही मैंने ये अर्ज किया था। तो बहरहाल रिजीम चेंज होगी, वहां के इलेक्शन होने चाहिए यार। ये तरीका होया कि जनाब तुम गन पॉइंट से बैठे हो और थोड़ी जिन्नी ताकत है कोई नहीं कि जनाब तुम एक मुल्क के नाल दुश्मनी पा के ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ टिक सको, फिर नसदे हो, फिर छुपदे हो गारां च। जिते तुम छुपदे हो जाके थोड़ा के ख्याल के पाकिस्तान ने नहीं पता थोड़ी यार सारियां पनाह गाहां ਜਿਹੜੀਆਂ यार साढ़े हथी बने हुए तुसी कमाल करते हो। बहरहाल इंतजार कीजिए जनाब, अब दीजिए मुझे इजाजत। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।